ओम नमस्ते जी। पिछली कक्षा में हमने दिसंबर 2025 के प्रारंभ के 40 प्रश्नों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। अब आगे के प्रश्नों पर विचार प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 91 है आपका उस पेपर का, और यहाँ से आगे असर्शन रीजन के प्रश्न दिए गए हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को ये प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न ही कंफ्यूजिंग होते हैं, कठिन होते हैं। कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मान लो कि 10 प्रश्न आए आपके कथन कारण के, उसमें से 1 या 2 प्रश्न कंफ्यूजिंग हो, सब्जेक्टिविटी हो, उसमें कहीं लगता है कि कारण है, कहीं लगता है कारण नहीं है, और उससे अदर एनटीए स्वीकार करता हूँ। लेकिन कई बार क्वेश्चन सरल होता है, लेकिन हमारे बैरियर के कारण से पहले से एक मेंटेलिटी जो बना ली कि ये तो कठिन होते हैं, उस कारण से वो कठिन लगने लगता है। तो मैं आपके सामने इसका विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथन कारण के प्रश्नों में आपको किस शैली से प्रश्न करने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको बस इतना देखना है कि दो स्टेटमेंट जो दी गई है, एक असर्शन की, एक रीजन की, क्या ये इंडिपेंडेंटली सही है या नहीं है। सबसे पहले यही देखना है। अगर इनमें से कोई एक भी इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बहुत इजी हो जाता है कि पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। उसके बाद उसमें आपको कोई रीजनिंग नहीं देखनी है। रीजनिंग देखने की प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब इंडिपेंडेंटली दोनों पंक्ति आपकी करेक्ट हो। तब आपको देखना होगा कि जो रीजन की फॉर्म में स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो असर्शन को असर्ट करती है, मतलब पुष्ट करती है, नहीं करती है। तो असर्शन रीजन के कई प्रश्नों में आप देखेंगे कि पंक्तियां ही गलत मिलती हैं, और उसके बाद रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो अभिकथन दिया है, योग समस्त दुखों का निवारण करता है। ये बिल्कुल सही बात है। गीता के 6ठे अध्याय का जो श्लोक है आपका, उसी का ही हिंदी अनुवाद है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो दुःखः, दुख का हनन करने वाला योग होता है। पंक्ति ठीक है। कारण के रूप में कहा कि स्वास्थ्य के जो चारों डायमेंशन हैं, भौतिक, फिजिकल, मानसिक मेंटल, सामाजिक सोशल, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ये 4 आयाम हैं। ये आपके डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है वहां पर भी आपके दिए रहते हैं। ये योग के अंदर इंक्लूड है। और जो योगी है वो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त प्रयास, युक्त निद्रा, उस श्लोक के आधार पे वही चारों चीजें जो वहां पर दी गई है वे यहाँ पर लिख दी, इनको अपनाता है। और हमारे जो चारों आयाम से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है, चाहे भौतिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है कि हमारा खाना पीना ठीक हो, हमारा उठना बैठना दिनचर्या ठीक हो, कर्म के प्रति जो चेष्टाएं हैं वो ठीक हो, सोना जागना ठीक हो। अगर ये सब चीजें ठीक होंगी तो इस स्वास्थ्य के चारों आयाम हमारे मजबूत रहेंगे। तो जो पहली बात कही कि योग समस्त दुखों का निवारण करता है, ये दूसरी पंक्ति सही भी है और उसको पुष्ट भी करती है। तो दुखों का निवारण कैसे करता है, रीजन में तो यही आएगा ना कि योग समस्त दुखों का निवारण करता है। क्योंकि योग हमें युक्त आहार सिखाता है, क्योंकि योग हमें युक्त विहार सिखाता है, युक्त प्रयास सिखाता है, युक्त निद्रा सिखाता है। तो जब वो चीजें अपनाना सिखा रहा है, तो वो दुखों का निवारण भी करेगा। तो दोनों पंक्तियां सही है और सही व्याख्या भी है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका प्राण अन्नमय कोश। कितना सरल है ये। पहली पंक्ति गलत है आपकी। प्राण अन्नमय कोश नहीं है, प्राण प्राणमय कोश है। तो तैत्तिरीयोपनिषद की जो दूसरी वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली, वहां से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। वहां 5 कोशों की चर्चा की गई, सब विद्यार्थी जानते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो प्राण प्राणमय कोश का एक भाग है, न कि अन्नमय कोश का। तो पहली पंक्ति गलत। अब आपको आगे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं उसमें दोनों पंक्तियां गलत नहीं होती। अगर एक गलत है तो निश्चित रूप से दूसरी सही होगी, दूसरा गलत है तो निश्चित रूप से पहली सही होगी। वे अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर अभिकथन कारण न करके स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। वहां पे ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि दोनों गलत है या दोनों सही है, या एक सही है एक गलत है। लेकिन अभिकथन कारण में दोनों गलत है ऐसा ऑप्शन वे नहीं बनाते हैं। वहां पर एक सही एक गलत। तो जब पहली गलत होगी तो निश्चित रूप से दूसरी सही होगी। तो आप अंडरस्टूड भी है, नहीं तो आप पढ़ भी सकते हो।
अन्नमय कोश अन्न से उत्पन्न होता है, सही बात होगी, अन्न से बनता है। अन्न में प्राण है, ये भी बात सही है। अन्न में प्राण, इसका मतलब क्या है आपका? अन्नमय कोश के अंदर ही उसी के आकार का प्राणमय कोश रहता है, ऐसा वहां पे ब्रह्मानंद वल्ली में कहा था। फिर प्राणमय कोश के अंदर उसी के आकार का मनोमय कोश है। फिर मनोमय कोश के अंदर उसी के आकार का विज्ञानमय कोश है, ऐसे ही आनंदमय कोश है। तो में मतलब उसके अंदर, और यही सेंस वहां पर ब्रह्मानंद वल्ली में दिया गया है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन बनेगा? पहली पंक्ति गलत, दूसरी सही। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंकार रूप हंस का अकार दाहिना पंख और उकार बायां पंख कहा गया है। ये थर्ड यूनिट के जो नाद बिंदु उपनिषद है, जहाँ पे हंस रूपी प्रणव विद्या का उल्लेख है, वहां से ये कथन कांड आपका बनाया गया है। इस टेस्ट को यदि हम रिकॉल करके देखें, वहां ओंकार के 4 डिवीजन किए थे, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। तो ओंकार का जो अकार है वो दाहिना पंख कहा था, दक्षिण पक्ष। और जो उकार था उसको उत्तर पक्ष कहा था, उत्तर मतलब बायां पक्ष। जो मकार था उसको पुच्छ कहा था, और जो अर्धमात्रा थी उसको मस्तक कहा था। इससे आपका पहले भी प्रश्न आया, उनकी मात्राएं पूछी गई थी, आग्नेयी, वायव्या, भानुमंडला। तो मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि जहां से एक बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वहीं से जुड़े हुए और जो फैक्ट है आपके, वहां से ही प्रश्न आता है। तो ये पूछा गया, तो पहली पंक्ति सही है। अब अगली पंक्ति देखते हैं, ओंकार रूपी हंस का पंख रजोगुण एवं तमोगुण से कट जाते हैं। तो ये बात वहां पर नहीं लिखी है कि उस हंस का जो पंख है वो रजोगुण से और तमोगुण से कट जाएगा। ये बात वहां पर नाद बिंदु उपनिषद में नहीं कही है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। तो वहां पे जिस प्रकरण की बात ये चल रही है कि अकार को दाहिना पंख, उकार को बाया पंख कहा, उसी प्रकरण से रिलेट करके जब इस पंक्ति को देखते हैं, तो वहां पर ये पंक्ति असत्य आपकी प्रतीत होती है। तो ये आपकी असत्य हो गई, रजोगुण तमोगुण से कटने की बात नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी आपको रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं रही, रीजनिंग हम तभी करते जब दोनों पंक्तियां सही होती। अगला है हठयोग प्रदीपिका। हठयोग का ग्रंथ है जिसके उपदेशक योगी स्वात्मराम। कितनी सरल पंक्ति है, सबको पता है कि हठयोग प्रदीपिका हठयोग का ग्रंथ है, सही है। और उसके लेखक कौन है? उपदेशक योगी स्वात्मराम। तो ये सब जानते हैं, तो पहली पंक्ति सही हो गई। दूसरी पंक्ति को भी देखते हैं, अगर सही होगी फिर कारण बनाएंगे। योगी स्वात्म राम को हठ योग का ज्ञान बिना गुरु उपदेश के स्वतः हुआ। ये स्पष्ट वहीं पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि स्वात्म राम जी ने जो हठ योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया वो गुरु परंपरा से किया। मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ की जो परंपरा थी, तो उसके बिल्कुल विपरीत कही है। तो ये पंक्ति आपकी गलत होगी। तो यहाँ भी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं, कितने सरल क्वेश्चन है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, थर्ड ऑप्शन हो गया। अधिकांश विद्यार्थी कह रहे थे जब ये पेपर हुआ था कि सर कथन कारण के क्वेश्चन थे, बहुत कठिन थे, लगभग सारे के सारे ही गलत हो गए। तो मैं मतलब 99 के 100% ऐसा मान रहा हूँ कि उनके मन में एक पहले से ही बैरियर है, एक भय है उनके अंदर कि जैसे ही कोई कथन कांड का क्वेश्चन दिखा, और उनके मन में जो आत्मविश्वास की भावना है, अवेयरनेस की भावना बहुत डाउन हो जाती है। पंक्तियां सरल होते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब आप स्वयं ही पढ़ के देखिए इसमें क्या कठिनता है। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़े, 4-5 जितने भी, कुछ भी कठिनता नहीं। पहला क्वेश्चन तो फिर भी हो सकता है कि रीजनिंग करना थोड़ा कठिन लग रहा, बाकी के 3-4 क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़े, वहां तो रीजनिंग की आवश्यकता ही नहीं थी, और कोई कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं थी। वो आपने याद किया हुआ है योग के सिलेबस में, उन्हीं से ही उठाकर डायरेक्ट पंक्तियां डाली हुई है, सही या गलत। आपको अगर वो याद है तो आप निश्चित रूप से जान पाएंगे कि ये पंक्तियां सही या गलत। तो आप भय मत बनाए, आप भय से हटकर शांत मन से उनको देखें। कई बार बैरियर हमारे नकारात्मक रूप में काम करते, तो बैरियर को हटा के आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन है दूध एवं घी से मिश्रित भोजन प्राणायाम के प्रारंभिक अभ्यासी के लिए अच्छा है। ये कई ग्रंथों में आया है, प्रदीपिका में, हिरण संहिता इत्यादि में, अन्य में भी, कि जब योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें
स्टार्टिंग में दूध और घी का ही सेवन करना चाहिए। और अगली पंक्ति है, प्राणायाम के अभ्यास में दृढ़ होने पर ऐसे भोजन के संबंध में नियम और नियंत्रण की जरूरत नहीं है। वे भी उसी से रिलेटेड पंक्ति है। वहां पे आगे फिर बताते हैं उन्होंने शास्त्रों में कि जब अभ्यास दृढ़ हो जाए फिर इस नियमाग्रह की आवश्यकता नहीं है। तो उसी का ही ये एक्सप्लेनेशन लिख रखी है कि जब आपका अभ्यास प्राणायाम का मजबूत हो गया, फिर ये दूध और घी के संदर्भ में जो नियम और नियंत्रण बना रखा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से दोनों पंक्तियां तो सही होगी। अब हमें केवल संबंध बनाना है, क्या वो उसका कारण है या कारण नहीं है। पहली पंक्ति में दो स्टेज लिख रखी है, इसमें पंक्ति पर आप देखोगे एक फर्स्ट स्टेज लिख रखी है स्टार्टिंग, कि जब प्राणायाम के स्टार्टिंग फेज में है तब क्या करें। दूसरा है कि जब प्राणायाम का दृढ़ फेज आ जाए, स्टार्टिंग के बाद का कुछ महीनों के बाद में जब वो मजबूत हो गया उसका अभ्यास, उसके बाद का। तो ये दो अलग अलग चीजों का एक फेज दिखा रखा है, स्टार्टिंग का और बाद का। इन बीच में कोई कारण संबंध नहीं है। आप बोल के भी देख सकते हो कि दूध और घी से मिश्रित भोजन प्राणायाम के प्रारंभिक अभ्यास के लिए अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास में दृढ़ होने पर निमाग्रह की आवश्यकता नहीं। तो क्योंकि को नहीं, इसका रीजन कब बनता कि ऐसा सेवन करने से क्या लाभ होते हैं, तो वो लाभ दिए होते हैं, या नहीं करने से क्या हानि हो सकती है, वो दी होती। ये प्रारंभिक अभ्यासी के लिए क्यों अच्छा है, क्या क्या उसके लिए अनुकूलता उत्पन्न करेगा, वो दिया होता। अगर उन चीजों की व्याख्या की होती तो रीजनिंग बनते। क्या क्या होता, दूध घी की नहीं बतानी उसमें कि इस भोजन का सेवन करने से क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, क्या शरीर में अनुकूल परिवर्तन ला सकता है। यदि इन संदर्भ में कोई पंक्ति होती तो वो निश्चित रूप से कारण होती। यहाँ पे उसकी कोई व्याख्या नहीं है। ये तो बस दो एक स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में बता दिया कि इनिशियल स्टेज में ये सेवन करें, और जब बाद में अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सही व्याख्या नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। और व्याख्या कैसे नहीं है वो मैंने आपको स्पष्ट किया। तो रीजनिंग तभी बनती है जो एसर्शन के अंदर वर्ड दिए गए हैं इनको एक्सप्लेन किया गया हो, उनको रीजन किया गया हो कि ये क्यों ऐसा करना चाहिए। इन्हीं दो स्थितियों में ही आपको रीजनिंग देखनी है। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में कोई भी स्थिति आपकी पुष्ट नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है, हठयोग का अर्थ हकार और ठकार का मिलन। तो ये भी हठयोग में कई ग्रंथों में बताया है। हकारेण सूर्य, ठकारेण चंद्रमा। चंद्र और सूर्य के मिलन को हठयोग कहा जाता है। तो उसको चंद्र सूर्य का मिलन कह दीजिए, या चंद्र का और अर्थ ठकार है, सूर्य का अर्थ हकार है, तो ह और ठ का मिलन कह दीजिए। ये हठयोग है। ये बिल्कुल सही कहा है, ह और ठ का मिलन। दूसरी पंक्ति, हठयोग राजयोग को प्राप्त करने की सीढ़ी है। ये भी कई ग्रंथों में आया है कि हठयोग जो है वो साधन है राजयोग की प्राप्ति का। और ये भी कई स्थानों पे लिखा है कि अगर राजयोग को प्राप्त नहीं किया तो हठयोग का अभ्यास व्यर्थ है। राजयोग मतलब समाधि, समाधि की प्राप्ति करने के लिए हठयोग का उपदेश किया गया। और राजयोग का उद्देश्य क्या है, कैवल्य की प्राप्ति। ये भी स्पष्ट है कि समाधि करके हम क्या करेंगे, मोक्ष कैवल्य की तरफ बढ़ेंगे। तो स्वतंत्र रूप से ये पंक्ति भी सही है। अब हमें देखना है क्या ये कारण है या नहीं है। तो जो मैंने सेंस पहले बताया पिछले प्रश्न, उसी से आप रिलेट करके देखें। पंक्ति में क्या कहा कि हठयोग का अर्थ है हकार और ठकार का मिलन। अब आगे रीजन कब बनता कि हकार ठकार के मिलन को क्यों हठयोग कहा जाता है, या मिलन कैसे होता उसको डिफाइन किया जाता हो, या उस मिलन को योग क्यों कह दिया ऐसा डिफाइन किया गया हो। मतलब हकार और ठकार के संदर्भ को यदि कोई व्याख्या करने वाली पंक्ति होती तो फिर संभावना थी कि हम उसको कारण रूप में स्वीकार करते। ये तो बिल्कुल अलग ही पंक्ति है। यहाँ तो कहा हकार ठकार का मिलन हठयोग है, यहाँ एक अलग बात कह दी हठयोग के संदर्भ में जिसका हकार और ठकार से कोई संबंध नहीं था, कि हठयोग राजयोग को प्राप्त करने का साधन है, राजयोग का उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति है। तो ये दोनों पंक्तियां स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन आपस में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये एसेशन रीजन एनाटॉमी के फैक्ट को लेके बनाया गया है, और आप पढ़ेंगे तो ये फैक्ट आपका वैसे कथन कांड से अलग भी पूछा गया है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये पंक्ति सही है? ये पंक्ति गलत है। हमने क्लास में पढ़ा था
पल्मनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। हार्ट के 4 चैम्बर थे, तो उसमें जो राइट का चैम्बर था आपका राइट वेंट्रिकल, नीचे वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड पंप हुआ आगे आपका, और वो पंप होके ब्लड कहाँ जाता है, आपके लंग्स के पास जाता है। आर्टरीज की डेफिनेशन देखो, आर्टरीज किसे कहते हैं, जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है। जब हार्ट से ब्लड पंप हुआ तो हार्ट से दूर जाएगा, तो इस आधार पे उसका नाम क्या हो गया, आर्टरीज। लेकिन आप ये भी देखो कि वो ब्लड जो अवे जा रहा है हार्ट से, लंग्स की तरफ जा रहा है। वो लंग्स की तरफ क्यों जा रहा है, कि वहां वो CO2 देगा उसको, और एल्वोलाई से ऑक्सीजन लेगा। अर्थात अभी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। जब वो वहां पर एक्सचेंज कर लेगा O2 CO2 का, तब जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो कई बार आपकी परीक्षा में आया कि दो, मतलब एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड है, अर्थात पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी एक वेन्स ऐसी है, पल्मोनरी वेन्स, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन्स होती है, वेन्स का मतलब है जो हार्ट की टूवर्ड लेके आएंगी ब्लड को, उन सब में डीऑक्सीजनेटेड होता है, इस पल्मोनरी को छोड़ के। ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पहले आए हुए हैं। तो पंक्ति पहली गलत है, तो इतने से आपका आंसर आ गया कि पहला गलत दूसरा सही। लेकिन फिर भी नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। बिल्कुल सही है कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर बाकी जो हिस्से वहां तक लेके जाएगी। बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये पंक्ति भी सही, अभी मैंने व्याख्या करके बताई थी। तो या तो कारण जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहली पंक्ति गलत है, तो ऑप्शन बनेगा आपका फोर्थ, इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपका एनाटॉमी का ही है। एसेशन रीजन में लोकोमोशन ऑफ बॉडी इज ओनली बिकॉज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो क्या ये पंक्ति सही है? लोकोमोशन ऑफ बॉडी, कि बॉडी की जो गति है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इज ओनली बिकॉज, ओनली पर फोकस कीजिएगा, केवल इसी के कारण से होती है, किसके, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। मतलब बोन्स और ज्वाइंट्स के कारण ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, क्या और कोई रीजन नहीं होता? क्या वह नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, क्या वह हार्ट काम नहीं करता, वह ब्लड का फ्लो काम नहीं करता? अगर ओनली ना लिखते तो वो भी एक भाग है कि जॉइंट्स मुड़ते हैं, हम मूव करते हैं, बोन्स काम करती है, तब हमारी मसल्स काम करती है। तो हेल्प के रूप में तो ठीक है, लेकिन वही एकमात्र कारण है, तो ये पंक्ति ओनली के कारण गलत हो गई। और भी बहुत सारे कारण हैं जो लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये पंक्ति आपकी गलत हो गई, तो इससे आंसर तो फाइनल हो ही गया कि पहली पंक्ति गलत है, दूसरी सही है। लेकिन फिर भी सेकंड वाला पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स। सही बात है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लीड्स बोन्स टू मूव अक्रॉस द जॉइंट्स रिजल्टिंग टू लोकोमोशन। ये भी पंक्ति सही है कि जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही जो बोन है, लीड्स मतलब बोन मूव अक्रॉस टू जॉइंट्स, जॉइंट्स के अक्रॉस, जॉइंट्स के साथ साथ मूव करती है, और उस मूवमेंट के कारण ही हम लोकोमोशन कर पाते हैं। तो ये पंक्ति सही है। ये क्यों सही है, इसमें ओनली शब्द प्रयोग नहीं किया, अगर यहां भी ओनली कर देते तो ये भी गलत होता। ऊपर वाली पंक्ति क्यों गलत है, कि उसमें अदर जो रीजंस थे लोकोमोशन के उनको इग्नोर कर दिया। जैसे नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था वो इग्नोर कर दिया, मसल्स का जो सिस्टम था इंजन की फॉर्म में जो काम करता था वो इग्नोर कर दिया। इन्होंने सारा फोकस किस पे रख दिया, बोन्स एंड जॉइंट्स पे। तो इसलिए गलत हो गई, पहली पंक्ति गलत, दूसरी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है नासागत साइनस तथा अन्य कपालीय दोषों को नैतिक क्रिया द्वारा निर्गत किया जा सकता है। नासागत साइनस, नेजल साइनस, और जो क्रेनियल जो आपके और डिसऑर्डर्स हैं उनको नैतिक क्रिया, नैतिक क्रिया का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो कपाल प्रदेश होता है। उसमें नाक भी आ जाएगी, आंखें भी आ जाएंगी, और जो आपके कपाल संबंधी दोष हैं वे भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है, हठ प्रतिपिका में ये लाभ दिया हुआ है।
निर्गत मतलब उनको दूर किया जा सकता है। इंग्लिश वाली लाइन भी देख लीजिए, नेति क्लींस नेजल साइनस एंड अदर क्रेनियल डिसऑर्डर्स। सही है। लेकिन अगली पंक्ति भी देखिए, जल नेति की प्रक्रिया एवं लाभ का वर्णन हठ प्रदीपिका तथा घेरण संहिता में किया गया है। तो ये पंक्ति गलत है। वहां पे जो नीति बताई गई है आपकी, वो सूत्र नीति है, न कि जल नीति। तो ये तो स्पष्ट एक फैक्ट है जो सरलता से आपको याद रहना चाहिए कि वहां पर सूत्र नीति, ज्यादातर जो हठ योग के ग्रंथ हैं उन सब में सूत्र नीति का ही उल्लेख है, न कि जल नीति का। तो ये पंक्ति गलत हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा कि पहली पंक्ति सही है और दूसरी पंक्ति गलत है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कथन में दिया सुषुम्ना नाड़ी को योगी वल्लभा कहा गया है। तो ये शब्द अगर आपको याद भी नहीं हो तो इसके अर्थ से वल्लभ मतलब होता है श्रेष्ठ, और योगियों के द्वारा जिसको श्रेष्ठ कहा गया है, पूजनीय कहा गया है, इस आधार पर इसको योगी वल्लभ कहा जाता है, प्रमुख रूप में आप कह सकते हो। तो वहां पे आता भी आपका श्लोक, तिस्त्रिषु एका सुषुम्ना एव मुख्या सा योगी वल्लभा, की इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियों में सुषुम्ना ही मुख्य है और वो योगी वल्लभ है, योगी को प्रिय कही गई है। तो पंक्ति सही होगी। फिर आगे कहा शिव संहिता में 14 नाड़ियों को उल्लेख किया है, ये बिल्कुल सही बात है, हमने याद किया था। और जिनमें से सुषुम्ना को सर्व प्रमुख माना गया, ये अभी हमने पढ़ा कि उन सब नाड़ियों में, जैसे 14 नाड़ी थी ना, 14 नाड़ियों में 3 मुख्य है ना। ए तासु तीसरो मुख्य, ए तासु मतलब इन 14 नाड़ियों में 3 मुख्य है, पिंगला ईड़ा सुषुम्निका, और तिस्त्रिषु एका, और उन 3 नाड़ियों में एक मुख्य हो सुषुम्ना। तो ये पंक्ति भी आपकी सही है। अब आपको ये देखना है कि ये सही से कारण है या कारण नहीं है। तो पहली पंक्ति में क्या कहा, सुषुम्ना नाड़ी योगियों को प्रिय है। तो प्रिय वस्तु कौन होगी, जो सामान्य है या मुख्य है। अभी अगली पंक्ति यदि योगी के प्रियत्व को डिफाइन करेगी कि योगी को प्रिय है तो क्यों प्रिय है योगी को, तो वो कारण बन सकती है। तो क्या अगली पंक्ति इस बात को डिफाइन कर रही है कि सुषुम्ना नाड़ी योगी वल्लभ क्यों है, योगियों को प्रिय क्यों है, तो डिफाइन कर रही है। क्योंकि शिव संहिता में 14 नाड़ी थी और उनमें से सबसे प्रमुख नाड़ी किसको माना, सुषुम्ना को। तो ये जो अर्ध भाग है कि शिव संहिता में 14 नाड़ियों को उल्लेख है, ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन अगला जो अंश है कि सुषुम्ना को सर्व प्रमुख माना गया है, वो निश्चित रूप से इसके योगी वल्लभत्व को डिफाइन कर रहा है कि वो योगियों को प्रिय है। तो क्यों प्रिय है, क्योंकि सभी नाड़ियों में सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है। तो इस तरह से आपको कथन कांड को जोड़ना चाहिए। अगर आप डर के इसको देखोगे तो कांड नहीं जोड़ पाएंगे। मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ, कांड तभी बनेगा कि पंक्ति के अंदर जो मेन सेंस है, जैसे इस पंक्ति मेन सेंस क्या है, सुषुम्ना नाड़ी का योगी वल्लभत्व, योगी प्रियत्व। तो अगली पंक्ति अगर योगी के प्रियत्व को डिफाइन करती है तो वो कांड बनेगी, अगर डिफाइन नहीं करती कांड नहीं बनेगी। और प्रियत्व साक्षात प्रिय शब्द करके डिफाइन नहीं किया जाता। वो प्रियत्व कैसे डिफाइन किया, प्रमुख है तो प्रमुख है तो प्रिय होगी, जो सामान्य होगी वो प्रिय नहीं होगी। तो सर्वप्रमुखता अगली पंक्ति में कही है, इस कारण से वो प्रिय है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये कथन कांड के सारे प्रश्न हमने किए, और आप देखेंगे इसमें 4 प्रश्न थे जिसमें कारण जोड़ना था, और 6 प्रश्न थे जिसमें दोनों में से कोई एक पंक्ति गलत थी जिसमें कारण जोड़ना ही नहीं था। तो वे 6 तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति ठीक कर सकता था जिसको भी थोड़ा ज्ञान था शास्त्र का। इन चारों में भी कोई खास कंफ्यूजन नहीं था। आप थोड़ा फोकस करोगे, पुराने भी कथन कांड के क्वेश्चन देखोगे, इनको भी देखोगे, एक मेंटल सेटअप करना है कि कांड कब बन सकता, बस इतनी। फैक्ट याद नहीं करने, फैक्ट तो आपको अलग से ध्यान है। आपको बस क्या रीजनिंग करनी है कि कारण कैसे बन सकता है। जब वो मेंटल सेटअप हो जाएगा तो फिर आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसके कारण को सेट कर पाओगे। इतना करने के बाद ही मान लो 10 में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन फिर भी संभावना है कि आप काफी ज्यादा क्वेश्चन, हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन भी ठीक कर पाए। आगे जो प्रश्नों का पैटर्न है वो सीक्वेंस बेस्ड है। जैसे 10 क्वेश्चन आपके कथन कारण के आए, लगभग 10 क्वेश्चन आपके सीक्वेंस बेस्ड आएंगे। तो यहाँ पे योग का जो नेट का सिलेबस है उसी बेस पे इन्होंने सीक्वेंस पूछ रखा है। फर्स्ट यूनिट के सिलेबस को लेके है ये, कि पहले क्या बताया फिर क्या बताया। तो वो आप देख लेना, मैं बस बता देता हूँ कि इन सब में सबसे पहले सिलेबस में प्रस्थान त्रयी दिया गया है, 3 प्रकार के प्रस्थान जो है उपनिषद आदि करके।
उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र। उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति की चर्चा है, फिर महर्षि पतंजलि की चर्चा है, फिर गोरक्षनाथ की चर्चा है, उसके बाद तुलसीदास आदि कई प्रकार के कॉन्टेम्परेरी कवि, सॉरी योगी हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जन्म के अनुसार व्युत्क्रम क्रम से करें। मतलब जन्म जिसका सबसे लास्ट हुआ है उसको पहले रखो, फिर उससे पहले वाले को, उससे पहले वाले को। ये भी फर्स्ट यूनिट से है आपका। तो जो आपके योगी सिलेबस में दिए गए हैं उनमें सबसे लास्ट में जो जन्म हुआ था स्वामी राम हिमालय वाले, उनका हुआ था। तो आपका जो स्टार्टिंग में आएगा वो ई आएगा। तो अपना आंसर तो इतने से ही हो गया, क्योंकि ए एक ही ऑप्शन में है, तो ए सी डी बी ई। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। स्वामी राम थे, फिर उनसे पहले महेश योगी थे, उनसे पहले श्री राम शर्मा थे, उनसे पहले पी कृष्णामाचार्य थे, उनसे पहले शिवानंद, उनसे पहले महर्षि रमन, उनसे पहले अरविंद, उनसे पहले विवेकानंद, फिर लाहिड़ी महाशय, फिर महर्षि दयानंद। इस क्रम से वहां पर आपको ध्यान रखना था। ये पहले भी आया प्रश्न, पहले सही क्रम से आया था या विक्रम से आया है। तो मैंने कहा था ना, पहले जहां क्वेश्चन बनता उससे फिर दोबारा पूछ लेते हैं। तो ये पहले भी आपका बना हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। कठोपनिषद के मंत्र के रूप में क्रमबद्ध करें। ये इसी पेपर में पीछे आया था ना, भोक्ता की डेफिनेशन आई थी, भोक्ता किसे कहा जाता है। वहां भी मैंने ये मंत्र पढ़ा था। उसी मंत्र का लास्ट जो था, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, तो वो एक क्वेश्चन पूछ लिया, उससे पहले वाले से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसी एक प्रकरण से दो क्वेश्चन आ गए। तो वहां पे श्लोक का क्या क्रम, मंत्र का सॉरी, आत्मानम रथिनम विद्धि, तो सी से स्टार्ट करेंगे। शरीरम रथम एवत, ई आ जाएगा। तो अपना आंसर तो सही हो गया, सीई। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवत, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहम एवच। बस हो गया आपका। तो सी ई ए बी डी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार उज्जाई के लाभ को क्रम से करें। तो योग कुंडलिनी में उज्जाई के कई लाभ दिए हैं। शीर्षोदित अनलहरम, कि गले, शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा, उससे ऊपर के अनल को, अग्नि को नष्ट करने वाला। गल श्लेष्म हरम, गले के कफ का नाश करने वाला। तो श्लेष्म हर आ गया आपका। तो ऑप्शन तो इतने से ठीक हो गया। देखो क्वेश्चन वैसे कठिन है, लेकिन ऑप्शन के कारण ये सरल हो गया, क्योंकि एक बी का पता होने से आपका थर्ड ऑप्शन पक्का हो गया। फिर भी आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद आता सर्वरोग हरम, सर्वरोग हर, फिर ए आ जाएगा। उसके बाद आता पुण्यम, पुण्यम इन्होंने नहीं दिया है। फिर आता देहानल विवर्धनम, फिर डी आ जाएगा। देन आएगा आपका नाड़ी जलोदरम, तो नाड़ी तो नहीं लिखा इन्होंने, जलोदर लिखा है, तो जलोदर आ जाएगा। उसके बाद आता धातुगत दोष विनाशनम, ये सी आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो ऐसे अन्य लाभों के भी क्रम आ सकते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। इसका मैंने क्रम बोल दिया था। शीर्षोदित अनलहरम, कि ऊपर की अनल का, अग्नि का नष्ट करने वाला, गले के कफ का नाश करने वाला, सभी रोगों को हरने वाला। पुण्य, देहानल विवर्धनम, शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला। नाड़ी जलोदर, धातुगत दोषों का विनाश करने वाला। इस प्रकार से लाभ दिए हैं। तो वहां पे और जो लाभ दिए गए हैं उज्जाई के अलावा, उनको भी आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। हो सकता है इस बार उनसे कोई क्रम पूछ ले, या क्रम ना पूछे तो उनके लाभ ही पूछ ले, ताकि इनमें से इस प्राणायाम के क्या लाभ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें। ये दैवीय संपदा जो बताई गई है आपकी 16वें अध्याय में, और आसुरी संपदा, उनसे पहले भी कई बार प्रश्न आया, सीक्वेंस पे ही आया है। ये फिर दोबारा आ गया, शायद तीसरी या चौथी बार है दैवीय संपदा का, शायद एक बार आसुरी संपदा पूछी है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम, तो वहां पे पहले अहिंसा आएगा, अहिंसा के बाद में आएगा सत्य, सत्य के बाद आएगा अक्रोध, अक्रोध के बाद आएगा शांति ही, और शांति के बाद आएगा आपका अपैशुन। दिया नहीं है तो दया भूतेषु, दया आ जाएगा। तो बीच बीच में कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही दे, कोई एक वर्ड मिस करके फिर आगे का वर्ड दे दिया,
इसको तो आप निश्चित रूप से अच्छे से याद रखिए, बीच से उठा रखा है ना। शुरुआत करते तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति यहाँ से होता आपका, लेकिन कई सारी हैं वो संपदाएं दैवीय, तो बीच में से कोई 7-8 लिख के वो पूछ लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। आप बाकी भी याद रखिएगा और आसुरी भी याद रखिएगा। अगला क्रम भी भगवत गीता से ही है। तो वहां पे तप आते हैं 17वें अध्याय में। पहले तो तप आया आपका कि शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। ये मानसिक तप को लेके यहाँ पर बनाया गया प्रश्न है। और फिर आगे आपके सात्विक, रासिक, तामसिक भी तप बताए जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न उन्होंने उठाया, तो संभावना कि इस पेपर में भी वहीं से कोई क्रम या वैसा प्रश्न बना सकते हैं कि इनमें से कौन सी मानसिक की या वाचिक तप की विशेषता है या नहीं है, सीक्वेंस भी बना सकते हैं। तो क्लास में हमने सब चीजें सीक्वेंस से ही याद की थी। तो मानसिक तप में क्या क्या दिया? मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो पहला आएगा मन प्रसाद, बी। तो देखो इसी से हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है उसी में केवल बी है, अन्य में है ही नहीं। फिर सौम्य, सौम्य के बाद में मौन, मौन के बाद में आत्म विनिग्रह, फिर आपका भाव संशुद्धि। तो ऑप्शन काफी सरल था, एक से ही आपको पता लग रहा था, कंफ्यूजन नहीं था। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला प्रश्न योग सूत्र के सूत्रों को सीक्वेंस में पूछा है। तो ये कई पादों को मिलाकर दे रखा है। तो शुरुआत में जो है आपकी समाधि पाद का सूत्र आपको देखना है, इसमें कोई है क्या? तस्य भूमिषु विनियोगः, ये विभूति पाद का है। त्रिवृत्त सूक्ष्म, ये कैवल्य पाद का है। हेयम दुक्खम अनागतम, ये साधन का है। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये है समाधि पाद का, ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रकरण का। और दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम, ये भी कैबल्य पाद का है। तो डी आपका शुरुआत होगा। देखो एक से ही हो गया। वैसे क्वेश्चन कठिन था, लेकिन ऑप्शन सरल होने के कारण से ये एक से ही आपका एलिमिनेट हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर देखो समाधि पाद के पास साधन पाद की देखो, साधन पाद में हेयम दुक्खम अनागतम, ये साधन पाद का था, ये आ जाएगा। तस्य भूमिषु विनियोग, ये विभूति पाद का, ये आ जाएगा। उसके बाद था आपका बी और ई, ये दोनों कैवल्य पाद के। ये प्रश्न कठिन कब बनता? ये जो डीसीए है ना, ये कई दो में होता कम से कम, और बी और ई में चेंज कर देते, ई बी या बी, ये बहुत कठिन हो जाता, कई बच्चे इसको गलत करके आते। लेकिन ऑप्शन सरल होने के कारण से इसमें ज्यादातर बच्चे इसको ठीक ही करके आएंगे, क्योंकि कैवल्य पाद अधिकांश बच्चों को याद नहीं होता। और वे भी वे सूत्र हैं जिनका बहुत कम यूज होता है प्रश्नों में, उनका सीक्वेंस पूछते। तो ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा ने, ये पहले आता है कैवल्य पाद में। और दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये उसके बाद में आता है, कई सूत्र के गैप के बाद आता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, सूत्र को क्रमशः पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका हठ योग प्रदीपिका का जो षट कर्म के संदर्भ में प्रारंभिक श्लोक था, उसको लेके सीक्वेंस पूछा है। जहाँ ये कहा गया था, इसका ऐसे सीक्वेंस अगर नहीं भी याद हो ना, थोड़ा सेंस लगा सकते हैं। जैसे हिंदी में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर कफ की या वसा की अधिकता है, उसको पहले उनकी शुद्धि के लिए षटकर्म करना चाहिए। तो मेद श्लेष्माधिक पूर्वम षटकर्माणि समाचरे, तो पहले बी आएगा। और इतने से ही देखो ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन इजी है, क्वेश्चन कठिन था, इसको और कठिन ऑप्शन बना सकते थे कि बहुत कठिन हो जाता। तो बी आपने चूज किया, उतने से ठीक हो गया सेकंड ऑप्शन आपका। तो मेद श्लेष्माधिक पूर्वम, ये पहले आएगा। फिर षट कर्माणि समाचरेत, ये उसके बाद आएगा। अन्यस्तु नाचरेत तानि, ये उसके बाद में आएगा। फिर दोषाणाम, फिर उसके बाद समभावता। तो सेकंड ऑप्शन होगा बी डी ई ए सी। अगला प्रश्न आपका एनाटॉमी के बेस पे है, सीक्वेंस नर्वस सिस्टम का, सीक्वेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडक्शन विद इन मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेन 3 पार्ट होते हैं। एक डेंड्राइट होता है, बीच में सेल बॉडी जिसको सोमा कहते हैं वो होता है, फिर एक्सोन होता है। उनके फिर फर्दर और भी डिवीजन थे आपके। उस एक्सोन के लास्ट में साइनेप्टिक एंड टर्मिनल होता है आपका, जिसमें साइनेप्टिक एंड बल्ब होता है।
तो अब हम इसमें कॉमन सेंस से करने की कोशिश करते हैं जितना हमारे पास बेसिक नॉलेज था। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो सबका सेम है, साइनेप्टिक टर्मिनल। शुरुआत में जो था आपका डेंड्राइट आना चाहिए था। डेंड्राइट में हमारे पास में दो ऑप्शन है, डेंड्राइट है, डेंड्राइटिक ब्रांचेस है, डी और सी। और इन्होंने कितना अच्छा किया कि सी तो दिया ही नहीं, डी ही दिया है। यहाँ भी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता था कि डेंड्राइट पहले आएगा, डेंड्राइटिक ब्रांचेस पहले आएगी। देखो ब्रांचेस जो होती है वो बाहर की तरफ फैली हुई रहती है, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है वो ब्रांचेस से जुड़ता है। ब्रांचेस मतलब छोटी छोटी शाखाएं। और डेंड्राइट मतलब मेन जो शाफ्ट है आपका, उसको डेंड्राइट कहेंगे। तो जब दूसरे न्यूरॉन से आपके जो इम्पल्सिस है जब प्रोपेगेट हो रहे हैं तो पहले ब्रांचेस पे आएंगे, ब्रांचेस से फिर डेंड्राइट पे आएंगे। तो पहले डेंड्राइटिक ब्रांचेज आएगा, उसके बाद में डेंड्राइट आएगा। ठीक है, सिंपल है, ये इजी है, क्योंकि हम आराम से देख सकते हैं कि अगर ये कंफ्यूजन कब होता, जब आपके फर्स्ट ऑप्शन में सी और डी दोनों देते हैं। सी दिया नहीं है तो डी दिया है तो फिर सी है, ऑप्शन सही है। अब हमें चूज करना है ई और बी में। ई है आपका इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन और बी है आपका एक्सोन। तो जब आपका एक्सोन स्टार्ट होता है तो पहले तो वही आएगा, इनिशियल सेगमेंट। उसके बाद मेन जो आपकी शाफ्ट एक्सोन की वो आएगी। तो ये भी कॉमन सेंस से ही हो रहा है आपका कि फर्स्ट ई आएगा, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन, उसके बाद देन एक्सोन आएगा। तो ई और बी सेकंड ऑप्शन। मतलब जो एक बेसिक नॉलेज था हमारे पास, बेसिक नॉलेज क्या था कि पहले डेंड्राइट आएंगे, फिर सेल बॉडी सोमा आएगी, फिर एक्सोन आएगी। इतने से ही फिर कुछ हमने लैंग्वेज का अपना यूज किया, और यूज करके हमने एलिमिनेशन किया। और बिना एक्स्ट्रा नॉलेज के, बिना प्रॉपर एक फैक्ट याद किए कि ये वास्तव में क्या है क्या नहीं है, हम क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। इसी को मैं कॉमन सेंस बोलता हूँ। कि कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो डायरेक्ट बिल्कुल एज इट इज हमें नहीं भी आते हैं, तो जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है उसका यूज करके हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उन क्वेश्चन को सही कर सकते, कठिन नहीं होते। तो 37 का सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न किडनी वाले सिस्टम से सीक्वेंस पूछा है। तो जो नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर थे। कई बार इसका सीक्वेंस आया है, मैंने क्लास में भी याद कराया था कि पहले होता आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को भी अगर डिवाइड करोगे दो हिस्से हो जाते हैं उसके। एक तो आपका, सॉरी, ग्लोमेरुलस में एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गई और फिर बोमन कैप्सूल हो गया, उनको मिला के बनता है। यहाँ पे अलग अलग नहीं बताया, ग्लोमेरुलस हो गया। फिर जो आपका वो ट्यूब थी आपकी, उस ट्यूब में पहले आता प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। नेक्स्ट आता है यू शेप में ऐसे करके लूप ऑफ हेनली, जिसको हेनलीज लूप कहा जाता है। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मीनिंगफुल भी है, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक वाली, डिस्टल मतलब बाद वाली। फिर आपका यूरिन कलेक्ट करने वाली कलेक्टिंग डक्ट आती है। आगे और भी नाम थे, मेजर कैलिसिस, माइनर आदि, मेनर माइजर, माइनर मेजर करके। तो वे नाम नहीं दिए, हो सकता आगे वे भी दे दें आपका कि माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर। ऐसे आगे भी कई सारे नाम थे। ये हमने कई बार क्लास में अलग अलग और भी डक्ट याद की थी, जो ब्लड वाली थी, कि जो किडनी तक ब्लड को लेके आती है फिर वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। वे भी कई सारी डक्ट थी जो हमने याद की थी। तो उस आधार पे पहले आएगा आपका सी। सी सब में दिया है। सी के बाद आएगा बी, ये भी दिया है। फिर आएगा डी, ये भी दिया है। फिर आएगा ए, ए नहीं सॉरी, ई आएगा, फिर ए आएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा आपका, सी बी डी ई ए। अंतरायों को क्रमबद्ध करें। योग सूत्र के जो चित्त के विक्षेप है 9, उनसे आपका आया है व्याधि, स्त्यान, संशय आदि करके जो दिए गए हैं। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, व्याधि तो दिया नहीं तो स्त्यान आ जाएगा, फिर संशय आ जाएगा। व्याधि, स्त्यान, संशय, विरति, प्रमाद, आलस्य, विरति। प्रमाद नहीं दे रखा तो आलस्य आ जाएगा, फिर अविरति आ जाएगा, फिर भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतर आया। तो ये आपको याद ही है, इसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही बनेगा, ई बी सी डी ए। फिर आपके ये वर्टिब्रे पूछ रखे हैं सीक्वेंस वाइज। ये पहले भी आया होगा कुछ अलग तरह से, बहुत ही सिंपल है। सुपीरियर टू इंफीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ बताना है। तो सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, उससे नीचे थोरेसिक, उससे नीचे लंबर, उससे नीचे सैक्रल होंगे, और सबसे नीचे कोकेजियल होंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका सर्वाइकल सी बी ए।
CBA, एक से ही हो रहा है ये तो, कितना सरल है। आपको बस सर्वाइकल का पता हो तो उतने से ही बाकी सब एलिमिनेट हो रहे हैं। CBAED, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला घेरंड संहिता में 6 प्रकार की समाधि है, उनका क्रम पूछा है। तो वहां पे पहले ध्यान योग आता है जो शांभवी मुद्रा से प्राप्त होता है, C। उसके बाद नाद योग आता है जो भ्रामरी मुद्रा से प्राप्त होता है, ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न आपका, तो C, फिर A। इतने से आपका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका रसानंद योग जो खींचनी मुद्रा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है लय सिद्धि योग जो योनि मुद्रा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भक्ति योग जो भक्ति से, और लास्ट में आता है राजयोग जो मनोमूर्छा से प्राप्त होता है। ये पहले भी आया हुआ है, फिर रिपीट है आपका, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 9th यूनिट की जो बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, उसको लेके क्रम पूछा है। तो वहां पे पहले आता है पाठ का प्रारंभ प्रार्थना से होता है, तो वो नहीं दिया उन्होंने। फिर क्रिया विधि का प्रारंभ होता है आपका इंट्रोडक्शन एक्टिविटी का, उसमें बैठक व्यवस्था, तो C से स्टार्ट होगा, C सब में दिया है। बैठक व्यवस्था के बाद में अभ्यास का मौखिक परिचय आता है, योगाभ्यास का वाचिक परिचय, वो भी 2 में दिया है आपका। उसके बाद आता है आपका योगाभ्यास का, फिर बैठक व्यवस्था, सॉरी बैठक व्यवस्था नहीं, योगाभ्यास का प्रदर्शन, ये थर्ड स्टेप पे आएगा। आंशिक या पूर्ण रूप से प्रदर्शन, ऐसा बुक में लिखा है। उसके पश्चात योगाभ्यास के प्रमुख बिंदुओं को इंगित करना, वहां पे भाषा दूसरी है, विशिष्ट तथ्यों पर बल। तो विशिष्ट तथ्य मतलब प्रमुख बिंदु, उनको फोकस करना, फिर D आएगा। और लास्ट में आता आपका व्यक्तिशः और सामूहिक अभ्यास। ये अलग अलग पॉइंट है, इन्होंने कंबाइन करके एक साथ दे दिया, व्यक्तिशः अभ्यास अलग है, सामूहिक अभ्यास अलग है। ये सीक्वेंस पहले भी कई बार आपकी परीक्षा में आया है, और पॉइंट्स अलग अलग कर देते हैं, तो आपको ना वो पूरी क्रिया विधि सीक्वेंस वाइज छोटे छोटे वर्ड भी याद रखने चाहिए। जैसे विशिष्ट तथ्यों पर बल पहले कभी नहीं आया, इस बार दे दिया। उसके बाद निर्देश भी आता है, हो सकता है कि आगे के प्रश्नों में निर्देश भी आपके सीक्वेंस में डाल दें। तो जो सेकंड स्टेप है ना क्रिया विधि का प्रारंभ, उसमें 5 स्टेप है, बैठक व्यवस्था, फिर अभ्यास का ओरल प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन, विशिष्ट तथ्यों पर बल, निर्देश। फिर थर्ड उसमें जो ग्रुपिंग है उसमें व्यक्तिशः अभ्यास। व्यक्तिशः अभ्यास के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं, समय निर्धारण, अशुद्धियों को देखना और उन्हें सुधारना। तो पहले स्टार्टिंग में जो प्रश्न आते थे उसमें मेन मेन हेडिंग का सीक्वेंस पूछते थे। अब कुछ बार से जो प्रश्न आ रहे हैं उन हेडिंग्स के अंदर की भी जो स्टेप्स है ना उनको भी सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उनके अंदर की जो पॉइंट्स है ना उनको भी आप याद रखिए, ये ना सोचे कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता परीक्षा में ना पूछे, उनको भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सूर्य नमस्कार के जो बीज मंत्र हैं उनका क्रम पूछा है। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं, 12 आसनों के। 6 बीज मंत्र बनाए स्टार्टिंग के, 6 उनको ही फिर बाद के 6 में रिपीट कर देंगे। दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो पहले आता ह्राम, फिर ह्रीम, अ, ई, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर ह्रूम, ऊ, फिर ह्राउम, ये सॉरी ह्राइम, ह्राइम आ जाएगा, फिर ए आई वाला, फिर ह्राउम औ आ जाएगा, फिर ह्री ही विसर्ग आ जाएगा। तो अ ई उ ऐ औ और अह, इन्होंने ए और आई को अलग नहीं किया, ओ और औ को अलग नहीं किया। वैसे जो बुक है प्रॉपर इसको लेके सूर्य नमस्कार की, बिहार स्कूल से जो प्रकाशित है, उसमें जो टेक्स्ट था वो ह्राइम में था, आई। यहाँ पे इन्होंने ए लिखा है, हेम, रेम लिखा है। अच्छा इंग्लिश में ह्राइम ही है, वो हिंदी में गलत छप दिया उन्होंने, रेम। तो आप ह्राइम रखना, तो याद करना सरल है। अ ई उ ए औ या आई औ, और अंत में विसर्ग। 6 हुए, फिर 6 को फिर रिपीट कर दोगे तो 12 आसनों के 12 बीज मंत्र आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न तुलसीदास के रामचरितमानस के बाल कांड से पूछा गया है कि प्रयाग में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ये ग्रुपिंग करनी है इसमें।
तो वहां पे एक चौपाई आती है, मज्जन फल पेखई तत्काला, काक हो ही पिक बक मराला। तो मज्जन फल, मज्जन तो मतलब स्नान को, शोधन, कि जैसे हम प्रयाग में स्नान करके शोधन करते हैं, उसका फल पेखई तत्काला, मतलब देखा जाता है, पेखई मतलब प्रत्यक्ष होता है, तत्काल तो उसी समय। क्या फल दिखता है? काक हो ही पिक, कि जो काक है, कौवा है, वो पिक मतलब कोयल हो जाता है। और बक मराला, जो बक है, बगुला है, मराल बोलते हैं हंस को, वो हंस हो जाता है। तो उस आधार पर आपका ये कौवा कोयल होता है, बगुला हंस होता है। ए और सी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये थोड़े अजीब से प्रश्न है, इसके किसी ने रामचरितमानस पढ़ी है, और वैसे देखो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस का अगर सिलेबस के आधार पर देखो तो कि अरण्य कांड लगा हुआ है, और ये जो प्रश्न है आपके बाल कांड से आया है, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते एनटीए वाले। और इसको एक तो वैसी प्रश्न अजीब सा है, फिर दूसरा सिलेबस से बाहर भी पूछा गया। तो एक आधा आए तो उसके लिए आपको पूरी रामचरित मानस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले से पढ़ी हुई तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है गीता से, कि सात्विक पुरुषों को कौन सा आहार प्रिय है। तो वहां पे कई बार आया हुआ है ये भी, सात्विक राशिक तामसिक आहार से संबंधित प्रश्न भी। आयु सत्त बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा, हृदय आहाराः सात्विक प्रिया। तो आयु सत्व बल आदि को, तो इसमें क्या मन को प्रिय लगने वाले, ये है आपका, ठीक है ना। हृदय, हृदय मतलब हृदय को प्रिय लगने वाले, हृदय का अनुवाद है ये। लवण युक्त ये राजसिक में आता है, चिकना युक्त ये हो गया, तथा स्निग्धा, वो स्निग्ध का हो गया। रस रहित है, ये आपका तामसिक में आता है, धतरसम। और रसयुक्त ये रस्या हो गया। तो ए सी और ई, ए सी ई थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है श्वेता श्वेतोपनिषद के अनुसार योग की पहली स्थितियों की सिद्धियां हैं। पहली स्थिति मतलब योग की प्रथमा प्रवृत्ति के, योग में जो पहले पहले प्रवृत्त होता है उसकी क्या लक्षण है, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है। इससे भी पहले प्रश्न आया हो, सीक्वेंस पूछा गया है। 7 लक्षण वहां पे दिए सीक्वेंस वाइज, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपता, वर्ण प्रसाद, स्वर सौष्ठव, शुभ गंध और मल मूत्र का अल्प होना। तो स्वर की मधुरता, स्वर सौष्ठव ये दिया हुआ है। शरीर का हल्का होना ये भी दे रखा है लघुत्व करके। नयन में चमक होना ये नहीं है, ये उसमें आता है हठ योग आदि ग्रंथों में, यहाँ पे नहीं है। नयने निर्मलता। विषयाशक्ति का निवृत्त होना ये है अलोलुपता। लोलुपता मतलब विषयाशक्ति, अलोलुपता मतलब विषयाशक्ति का हटना, तो डी भी है। बिंदु जय नहीं है। ए है, बी है और डी है। ए बी डी फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ये सब सरल प्रश्न है। उदान के जैसे किससे शरीर का संयोग नहीं होता, ये योग सूत्र के विभूति पाद से है, कि किस किस के साथ ना। जल, पंख और कंटक। जल, पंख और कंटक, बी डी ई। वायु और पृथ्वी नहीं है, बी डी ई फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सरल था। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पराशक्ति के गुण हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पराशक्ति का गुण है, ये 5 दिए हैं। और ये भी देखो, अगर हल्का भी संकेत ध्यान हो, इसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। हमने क्लास में याद किया था कि जो पराशक्ति के गुण उन सब में अ आता है, और जो अपराशक्ति के गुण उनमें में स्फ आता है, और जो सूक्ष्म के गुण है उनमें सब में नी आता है। तो निश्चलता ये जो है सूक्ष्म का गुण है। स्फारता ये अपराशक्ति का गुण है। बच्चे जो आपके अ वाले हैं, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, ये पराशक्ति के गुण हैं। तो 3 हो जाएंगे आपके, ए सी और ई। ए सी ई थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मूवमेंट से है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अकर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेशन मतलब ज्वाइंट्स, और ज्वाइंट्स में कौन कौन से बोन में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट हमने पढ़ी थी। ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है आपका, जिसको प्लेन या ट्रांसलेशनल मूवमेंट्स भी कहा जाता है, कि जब एक बोन सरफेस पे दूसरी बोन स्लाइड करती है, उस स्लाइडिंग मूवमेंट को ही ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कार्पल्स बोन है जो कि हाथ में होती है कलाई में, टार्सल्स बोन है जो पैर के उसमें होती है टखने की तरफ। तो इनमें जो एक बोन है दूसरी बोन पे हल्की सी स्लाइड करती है, बहुत प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता कि जैसे कि
एल्बो में होता है, नी में होता है, हल्की स्लाइडिंग करती है, तो यहाँ पर भी है। स्टर्नम है आपकी, जो ब्रेस्ट बोन कही जाती है, वहां पर भी आपकी हल्की सी स्लाइडिंग होती है। उन तीनों में आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट है। जैसे एल्बो है या हिप है, यहाँ पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इस प्रकार की मूवमेंट आपकी पाई जाती है डी और ई में। ये मूवमेंट का भी पहले क्वेश्चंस आए हैं, ग्लाइडिंग का तो शायद पहली बार आया है, लेकिन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इनसे कई बार प्रश्न पहले आए हैं। तो इन मूवमेंट को भी ध्यान रखिएगा, ग्लाइडिंग वाले को भी, फ्लेक्शन आदि के जो भी हैं उनको भी अच्छे से, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होती है, दोबारा से पूछ सकते हैं। और इन मूवमेंट को आसनों के संदर्भ में भी पूछते हैं, कोई आसन दे के आपसे पूछ लेंगे कि इस आसन में कौन सी मूवमेंट उपयुक्त होती है, कौन सी मूवमेंट होगी इसमें। तो आपका ऑप्शन बनेगा ए बी सी, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार चक्र है। शिव संहिता के चक्र के संदर्भ में प्रश्न पहले भी आया था, वो बीज मंत्र का आया था मणिपुर चक्र में। तो वहां भी मैंने संकेत किया था कि शिव संहिता में मुख्य रूप से 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इत्यादि करके। तो मूलाधार चक्र है। कुंडलिनी कोई चक्र नहीं होता, इसको तो किसी भी रेफरेंस से पूछो। सोम चक्र भी कोई चक्र नहीं होता। विशुद्धि चक्र है, मणिपुर चक्र है। उसके अलावा हृदय वाला चक्र है आपका, आज्ञा चक्र है, या स्वादिष्ठान चक्र है। ऐसे 6 चक्र हैं आपके। तो ए, डी और ई, ए डी ई, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी चक्रों के नाम ही नहीं है, कंफ्यूजन करने के लिए वैसे डाल दिए शब्द। घेरंड संहिता के अनुसार 7 साधन कौन से हैं? घेरंड संहिता में मुख्य रूप से व्याख्या इन 7 साधनों की है, और एक साधन के लिए एक एक अध्याय है। तो घेरंड संहिता में 7 अध्यायों में 7 साधनों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से हैं वहां पे? शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये साधन है। तो शोधन भी है वहां पे, दृढ़ता भी है, धैर्य भी है। मोक्ष और समाधि, ये वहां पर साधन में नहीं है, समाधि लिखा है, लेकिन समाधि उस साधन की प्राप्ति का उपाय है। जैसे समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। तो प्रॉपर आपको फोकस करना है कि साधन पूछे हैं, न कि उन साधनों का उपाय। और साधनों की गणना में जो 7 शब्द मैंने बोले, शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, यही आपके इंक्लूड होंगे। उनके फिर अलग अलग उपाय हैं आपके, कि शोधन किससे होगा, षटकर्म से होगा, दृढ़ता आसन से होगी, स्थिरता मुद्रा से होगी, धैर्य प्रत्याहार से प्राप्त होगा, लघुता अतः हल्कापन प्राणायाम से, और प्रत्यक्ष ध्यान से, और निर्लिप्तता समाधि से। तो मोक्ष की तो चर्चा वहां है ही नहीं, समाधि की चर्चा थी, लेकिन वो साधन में ना होके उन साधनों के उपायों में दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा ए, बी और डी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हठ योग से है। हठ सिद्धि के लक्षणों से वपुः कृशत्वम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटता, नयन निर्मलता, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्नि प्रदीप्त और नाड़ी विशुद्धि, ये हठ सिद्धि के 8 लक्षण हैं। तो उनको ही पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो वपु कृशत्व है, ये हो गया आपका। नाड़ी विशुद्धि भी है, बी हो गया, बी भी कईयों में दिया हुआ है। लौल्य नहीं है, धातु पोषण नहीं है, अग्नि दीपन है आपका। तो ई हो गया, ए बी ई, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न भी हठी प्रतीपिका से ही है। योग के जो 6 बाधक तत्व हैं, उनको योग विनाशक भी आप कह सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग पूछी है। अत्याहारो प्रयासो, प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंग लौल्य, ये 6 आपके बाधक तत्व बताए गए हैं। तो अत्याहार है अधिक आहार, बी हो जाएगा आपका। अधिक घूमना, ये नहीं है। और तत्व ज्ञान नहीं है। अधिक बोलना, प्रजल्प, ये हो जाएगा। अधिक सोना, ये भी नहीं। तो अधिक आहार और अधिक बोलना। अधिक घूमना नहीं, अधिक जनसंपर्क को मना किया, घूमने वाले का तो नहीं है। अत्याहार है, प्रयास है, प्रजल्प है, नियमाग्रह है, जनसंग और लौल्य। तो अधिक आहार, अधिक बोलना, बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन सही होगा।
तो ये भी 10 क्वेश्चन के लगभग हो गए आपके। और अब आएगा मैचिंग का, एक सूची से दूसरी सूची के मिलाने की बात है। फर्स्ट यूनिट में जो कंटेम्प्रेरी योगीज दे रखे हैं उनकी मैचिंग करने के लिए कहा है कि वे किस किस स्थान से बिलोंग करते हैं। वहीं से एक प्रश्न पहले भी आया था, आचार्य लिखे थे उनको उनके जन्म के उत्पत्ति के समय के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना था। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जो बंगाल से थे तो नादिया बंगाल 3 हो जाएगा। तिरुमलई कृष्णमाचार्य ये साउथ से थे, कर्नाटक हो जाएंगे। स्वामी राम हिमालय वाले ये उत्तराखंड से थे, गढ़वाल तो सेकंड हो जाए। श्री राम शर्मा ये आगरा से थे तो फोर्थ हो जाएगा। सरल हो गया, आप मैचिंग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये मांडुक्य उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं को मैच करने के लिए कहा है। जैसे वैश्वानर है आपका, ये जागृत स्थान से मैच होता है, तो ए का सेकंड, तो एक सही हो गया, सरल था आपका। हाँ, वैश्वानर। जो स्वप्न स्थान है आपका वो तेजस हो गया, बी का 1। सुषुप्ति स्थान में प्राज्ञ होता है, सी का 4। और अमात्र जो है अ उ म, इन 3 मात्राओं से परे ये चतुर्थ जो तुरीय अवस्था है उसके लिए कहा जाता है, तो डी का 3rd। इसी से रिलेटेड पहले भी एक तो मुझे पक्का याद है, एक से ज्यादा प्रश्न होंगे तो मैं नहीं कह सकता, एक तो है ही, वहां भी मैचिंग ही आई थी कि इन 4 अवस्थाओं से रिलेटेड कोई वर्ड दिए गए थे दोनों तरफ, और उनको मैच करने के लिए कहा गया था। फिर दोबारा से आ गया, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम स्थानों से, एज इट इज नहीं आ रहा था, लेकिन वहीं से ही थोड़ा बहुत चेंज करके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये गीता से है, ये अलग अलग दिए हैं, दैवीय संपदा, आसुरी संपदा, नरक का द्वार, तामस, उनके साथ मैच करने के लिए उन्होंने कहा है। जैसे दैवीय क्षमता संपदा में शौच आ जाएगा, तो ए का सेकंड, अच्छा 2 में दिया है। आसुरी संपदा में अज्ञान आ जाएगा, दंभ दर्प अभिमान आदि करके ना, फिर लास्ट में छठे नंबर पे अज्ञान आता है, तो बी का 3rd आ जाएगा। ए का सेकंड, बी का 3rd, ऑप्शन तो हमारा हो ही गया। नरक के 3 द्वार थे आपके, काम, क्रोध और लोभ। ये सेपरेट भी पूछ सकते हैं कि नरक के द्वार कितने हैं या कौन कौन से, ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो काम हो जाएगा। और आसुरी संपदा का भी क्रम पहले आया था, तो अभी ध्यान रखिएगा, दंभ दर्प अभिमान, क्रोध पारुष्य अज्ञान, दोबारा भी पूछ सकते हैं। और जो तामस है, ये तामस यज्ञ जो था उसका एक शब्द लिया है इन्होंने, मंत्रहीनम, विधिहीनम, मंत्रहीनम आदि कई शब्द दिए थे वहां पे तामसिक यज्ञ की विशेषताओं में। डी का 4 हो जाएगा, तो ये आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगली मैचिंग ये भी हठ योग प्रदीपिका से है। 16 आधारों का बंधन ये मध्य चक्र से होता है, जो जालंधर बंध है उसको मध्य चक्र कहा गया है। और उसका लाभ दिया 16 आधार, जो किसी भी सिद्धांत पद्धति में आपने पढ़े, उन पर नियंत्रण प्राप्त करता, रेगुलेट करता हूँ, तो ए का 4 हो गया, ऑप्शन तो इसी से ठीक हो गया। आज्ञा चक्र है जो कि रुद्र ग्रंथि से संबंधित है, क्योंकि जो रुद्र ग्रंथि है वो आज्ञा चक्र में पाई जाती है। 3 ग्रंथि हमारे शरीर में, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। नाभि में ब्रह्म ग्रंथि है, हृदय में विष्णु ग्रंथि है, और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि है। आज्ञा चक्र का जो संबंध है वो रुद्र ग्रंथि से हो जाएगा। अति शून्य है, ये तीसरी अवस्था में आता है आपका, परिचय अवस्था में। अति शून्य का जो शब्द है, सॉरी दूसरी अवस्था घटावस्था में आता है, कि जहां विष्णु ग्रंथि का भेदन करते हैं वह अति शून्य का शब्द सुनाई देता है, तो अति शून्य विष्णु ग्रंथि, सी का सेकंड हो जाएगा। और जो अनाहत चक्र है वो पहली अवस्था से ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से संबंधित है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा 1। नेक्स्ट आपका नादबिंदु उपनिषद से है। नादबिंदु उपनिषद के प्रारंभ में ही हंस रूपी वैराज प्रणव विद्या को रिलेट किया गया है ओम के साथ में। उससे पहले भी प्रश्न आया था कथन कारण में, कि अकार दक्षिण पक्ष है और उकार वाम पंख है। वहीं पे मैंने कहा था कि इनके देवता भी पूछ लेते हैं, इनकी मात्राओं के नाम, तो वही इन्होंने पूछा है। अग्नि, वायु, भानुमंडल और वरुण, चारों दे रखे हैं। आग्नेय जो है वो आपका पहली मात्रा है, जिसको आकार कहा है, तो प्रथम मात्रा लिखा, यहाँ पे आकार भी लिख सकते थे। फिर वायव्या है, ये दूसरी मात्रा है, तो बी का 1 हो जाएगा।
भानुमंडल संकाशा अर्थात सूर्य, वो तीसरी मात्रा है, तृतीय मात्रा। और वारुणी जो है वो अर्ध मात्रा, चौथे नंबर वाली है। तो ए का थर्ड हुआ था, तो आंसर तो पहले से ठीक हो गया था। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये योग सूत्र से है। संशय ये योग के विक्षेपों में आता है, तो अंतराय कह सकते हैं। व्याधि ज्ञान संशय प्रमादालस्य, उनसे पहले भी प्रश्न आया था आपका, पता नहीं सीक्वेंस था या ग्रुपिंग थी। ये दोबारा है प्रश्न, चित्त के विक्षेपों से दूसरा प्रश्न है। तप है आपका ये क्रिया योग में आता है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। संतोष है, ये आपका नियमों में आता है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, तो सी का सेकंड होगा। और विक्षेप सहभुव जो 5 आते हैं, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवा, तो डी का 1 होगा। तो ए का था आपका थर्ड, ए का थर्ड ऑप्शन भी काफी सरल है, फोर्थ होगा। और किसी में दिया ही नहीं। ए का थर्ड है, बी का 4 हो गया आपका, सी का सेकंड एंड डी का 1। नेक्स्ट वन भी योग सूत्र से है। किस पाद से कौन सा आपका सूत्र है वो मैच करना है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ये समाधि पाद का है आपका। उपाय प्रत्यय जो योगी चल रहे थे उनके बाद ही आपका ये आता है। तो डी का 1, डी का 1, सॉरी 2 में दिया हुआ है। ध्यान ही या तदवृत्ते साधन पाद का है, ये 5 क्लेशों के बाद में आता है आपका। तो सी का सेकंड हो जाएगा। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, ये सिद्धियों में आता है कि प्रत्यय पर संयम करने से पर के चित्त का ज्ञान होता है। विभूति पाद का है ये, तो ए हो जाएगा थर्ड में। और तत्पर ध्यानजम अनाशयम, ये 5 प्रकार की सिद्धियों के प्रसंग में आता है कैवल्य पाद के प्रारंभ में। तो ये कैवल्य पाद का बी का 4। आप मैच करके सही ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। शिव संहिता से आगे देखो, शिव संहिता के चक्रों से ये इस पेपर में दूसरा प्रश्न है। पहले चक्रों से बीज मंत्र आए थे, सब मणिपुर का पूछा था बीज मंत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो वो था। वहीं पर फिर आपके देवता भी पूछ लेते हैं। देव नहीं आया शायद, ये देवियां आई है। तो देवियों का क्रम की कहानी हमने बताई थी। डर लख सहा, तो ये इनिशियल्स है, इनको आप ध्यान रखो। डर, तो ड से डाकिनी, वो पहले चक्र की देवी हो गई। र से राकिनी, लक लाकिनी, क से काकिनी, सह साकिनी और हाकिनी। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, तो डर ए का डाकिनी हो गया आपका, मूलाधार चक्र का ए का 4। ऑप्शन तो इसी से ठीक हो गया। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान होता है, तो उसका थर्ड हो जाएगा, डर था राकिनी। तीसरा मणिपुर चक्र है लाकिनी, और अनाहत का काकिनी, डर लक। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ये सीधे सिद्धांत पद्धति से है। सीधे सिद्धांत पद्धति में 21 ब्रह्मांड दिए गए थे। उस 21 ब्रह्मांडों के शरीर में प्रतीक बताए थे, तो उन ब्रह्मांडों का प्रतीक जो बताया उसके साथ मैचिंग करनी है। अभी तो मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी 21 के 21 ब्रह्मांडों को आप याद रखिएगा मैचिंग के संदर्भ में। भूलोक जो है वो गुदा स्थान से मैच करता है, तो भू का गुह्य स्थान। भूवह जो लोक है वो लिंग स्थान से मैच करता है, तो बी का 3। स्वर जो लोक है वो नाभि से मैच करता है, नाभि स्थान। फिर कई सारे लोक छोड़ के बाद में विष्णु लोक आया आपका, जो कि 8वें नंबर पे आता है। वो कुक्षी जो स्थान है उदर का, वहां से मैच करता है, तो डी का 1 हो गया। कुक्षी को आम पिट भी बोल देते हैं कभी कभी, कुक्षी को पेट भी, जो भी होगा। तो कुक्षी वर्ड आपको याद रखना जो कि मूल में लिखा गया है। तो मैचिंग करेंगे तो भू का था आपका गुह्य, तो ए का सेकंड। ऑप्शन सरल है, एक के ही पता लगने से आपका ऑप्शन फाइनल हो गया। थर्ड ऑप्शन होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 एंड डी का 1। थर्ड ऑप्शन सही है। ये भी सीधे सिद्धांत पद्धति से है। यहाँ पे अलग अलग आपके ये दिए हुए हैं शक्तियां, और उनकी फिर शक्तियां पूछी गई हैं। अपरम परम परम पद शून्य निरंजन, उत्तिक्रम आता है ना, पहला जो पाद है आपका, पहला अध्याय सीधे सिद्धांत पद्धति का, पिंड उत्पत्ति, उसमें उत्पत्तियां दिखाई हैं। तो उत्पन्न हुए देव या शक्तियों की फिर 5-5 गुण बताए हैं। तो यहाँ पे उन गुणों और शक्तियों को ही मैच करने के लिए पूछा गया है।
तो अपरम्परम के 5 गुण थे: अकलंक, अनुपमा, अपार, अमूर्त, अनुदय। तो अनुपमत्व दिया हुआ है, तो ए का सेकंड ऑप्शन तो इसी से ठीक हो गया। बी था परमपद, उसकी भी 5 गुण थे: निष्कल, अणुतर, अचल, असंख्य, अनाधार। तो असंख्य यहाँ पे मैच हो जाएगा। जो शून्य था उसके 5 गुण थे: लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता, मूर्छा। तो लोलता मैच हो जाएगा। और जो निरंजन है उसके जो 5 थे: सत्य, सहज, समरस, सावधान, सर्वगत। तो सहजत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा अपरम का था अनुपमत्व, ए का सेकंड। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये एनाटॉमी से है। जैसे सेल है, सेल के संदर्भ में फेजोसाइटोसिस। फेजोसाइटोसिस था सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी कई टाइप्स हमने पढ़े थे। एक टाइप था आपका एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस था बाहर के फ्लूइड से अंदर आना सेल के एंडोसाइटोसिस, और साइटोसोल से बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस। उस एंडोसाइटोसिस में भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे, उसमें एक था फेजोसाइटोसिस। ये कई बार मैंने पढ़ाते वक्त यूज किया था। जैसे जो इन्वेडर्स होते हैं या पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको जो फेजोसाइट्स होते हैं शरीर की सुरक्षा करने वाले, वो किस तरह से नष्ट करते हैं फेजोसाइटोसिस से। या एज्ड आरबीसी है या एज्ड प्लेटलेट्स हैं, या जो रिसाइकलिंग होती है शरीर में, उसमें भी मेन कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है? फेजोसाइटोसिस। कि इनगल्फ करेंगे जो भी आपके पैथोजेंस है, अंदर के जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो उसको फिर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से तोड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो इस सेल के संदर्भ में आपका यूज किया जाता अनेकत्व, तो ए का थर्ड हो जाएगा। नेक का फिर मूवमेंट के संदर्भ में सरकमडक्शन दिया गया है। सरकमडक्शन होता है जहां चारों दिशाओं में हम कोई मूवमेंट कर सकते हैं, उसको सरकमडक्शन कहा जाता है। जैसे कई ज्वाइंट्स हैं, शोल्डर का ज्वाइंट्स है आपका, हिप का ज्वाइंट्स है, ऐसे गर्दन का है आपका, उसको सरकमडक्शन है, चारों तरफ हम घुमा सकते हैं। तो बी का वन। स्केलेटल मसल में हमने एक्टिन और मायोसिन पढ़े थे, जो मसल के कॉन्ट्रेक्शन में काम करते हैं। स्केलेटल मसल के मायोफिब्रिल में दो प्रोटीन थे या दो फिलामेंट्स थे, थिक और थिन फिलामेंट्स। तो जो थिक था उसमें मायोसिन नाम का प्रोटीन था, और जो थिन फिलामेंट था उसमें एक्टिन नाम का प्रोटीन था। तो सी का सेकंड हो जाएगा। और जो थैलेमस है ये ब्रेन का ही एक हिस्सा है। ब्रेन के कई हिस्से थे: हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो सिंपल प्रश्न था, कोई कठिन नहीं था। एक आधा ऑप्शन कठिन था तो बाकी एलिमिनेट करके हो रहे थे। जैसे ब्रेन का बहुत सरल था, डी का फोर। डी के फोर दो में था, चलो। सी का द स्केलेटल मसल का ये सिंपल था आपका, एक्टिन मायोसिन। बस इन दो से ही आप इसको फाइनलाइज कर सकते थे। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ये आहार से दूसरा प्रश्न है इसी पेपर का। योगियों के लिए वर्जित आहार, कि कौन सा आहार है जो योगियों को नहीं खाना चाहिए, और योगियों के लिए ग्राह्य आहार। एक तो दो डिवीजन तो ये रखे। फिर किया सात्विक आहार, राजसिक आहार। वो योगियों के लिए जो ग्राह्य आहार है उसको आप सात्विक भी कह सकते हो, और योगियों के लिए वर्जित आहार उसको राजसिक भी कह सकते हो। तो इन्होंने किस तरह से शब्द रखे कि दोनों दोनों ही चीज है, तो इसलिए ऑप्शन भी इसी तरह से मैच होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे योगियों के लिए वर्जित आहार, उसमें उत्कट शाक ये भी नहीं खाना चाहिए, तीक्ष्ण आहार भी नहीं खाना चाहिए। तो ए के साथ थर्ड भी मैच हो सकता है, फोर्थ भी। फर्स्ट एंड फोर्थ हो रहा है। और बी में है सात, योगियों की ग्राह्य आहार में स्निग्ध भी है, रसयुक्त भी है। तो बी का फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी। तो ये भी आपका मैच कर रहा है। फिर सात्विक आहार में भी वही है, स्निग्ध और रसयुक्त। तो आप मैच करोगे तो फर्स्ट और फोर्थ, मुझे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। क्योंकि जो सेंस आपको योगियों के लिए वर्जित आहार का है, वही सेंस राजसिक आहार का है। और जो सेंस योगियों के लिए ग्राह्य आहार का सेंस है, वही सात्विक आहार है। दोनों में सेम ही चीजें हैं। तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही सही बना रखे हैं। हो सकता है मैं कोई गलत सोच रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, एनटीए की जो आंसर की मेरे पास है, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट किया है।
मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही ऑप्शन एक्सेप्ट होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, बीमारियों के संदर्भ में थेरेपीट की होगा जो 8th यूनिट है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में स्पॉन्डिलोसिस हो गया आपका, जो कि स्पाइन के जॉइंट से संबंधित होता है आपका। एज रिलेटेड वियर एंड टीयर है बोन्स का। और कार्डियोवास्कुलर में एंजाइना पेक्टोरिस हो गया आपका, जो एक टेम्परेरी पेन होता है हार्ट में, ब्लड फ्लो जब कोरोनरी आर्टरी में कम हो जाता है। तो बी का फोर्थ हो गया। ये पहले भी आया हुआ आपका एंजाइना वाला। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन की ठीक से फंक्शनिंग के कारण नहीं होता है, उसमें एपिलेप्सी आ जाएगा। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपका एक्सटेंट फियर होता है, एक्सट्रीम फियर, ट्रेम्बलिंग, पसीना आना, हार्ट बीट आपकी अस्त व्यस्त हो जाना, इस तरह के भी फोबियाज में आ जाता है। तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। ये मिक्स किया हुआ उन्होंने, कुछ गीता का कुछ फर्स्ट का, जैसे मोक्ष संन्यास योग है, ये भगवत गीता का अध्याय है। कैवल्यपाद है, ये पातंजल योग दर्शन से संबंधित है। विनय पिटक बौद्ध दर्शन का है। अपरिग्रह जैन दर्शन के 5 व्रतों में आता है आपका। तो ये भी सरल है, काफी सरल है आपका, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हठ योग से संबंधित है। जैसे विपरीत करनी है, विपरीत करनी मुद्रा, वन्निसार है, ये धोती का भेद है। वातसार, वारिसार, वन्निसार आदि करके जो घेरण संहिता में भेद दिए गए हैं। तो बी का वन हो जाएगा। लवलिखी एक षटकर्म हो गया। मनोमूर्छा या मूर्छा ये कुंभक का टाइप हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी काफी सरल प्रश्न था। तो इस पेपर के हमने जो भी करने योग्य प्रश्न थे ये सारे पूरे कर लिए। कॉम्प्रिहेंशन आप अपने आप से देख लीजिएगा। और जो जो संकेत मैंने दिए हैं आप लोगों को कि प्रश्नों को ध्यान से देखो, रिपीटेड भी रहते हैं या देखने में कठिन लगते हैं लेकिन सोल्व करने में इजी रहते हैं, यदि अवेयर है हमारा माइंड, उसी आधार पे आप आगे प्रश्न कीजिएगा। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। ओम।